In 2021, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan took a pledge in Amarkantak, the place where Narmada originates, that he would plant a sapling on each and every day. It's been more than 800 days he kept his promise. We are being joined by the Chief Minister about his plantation drive. मुख्यमंत्री जी, एक बात आपसे पूछनी थी कि ये पेड़ लगाने की, वो भी नियमित 800 से ज़्यादा दिन हो गए, आपको प्रेरणा कैसे मिली थी? अक्सर हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, भाषण देते हैं, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, लेकिन भाषण से नहीं, पेड़ लोग आचरण देख के लगाएंगे। आप जो कह रहे हैं उस पर अगर आप स्वयं अमल करते हैं तो वो लोगों को प्रेरणा देगा, केवल भाषण से कुछ नहीं होगा। और इसलिए एक दिन मेरे मन में ये विचार आया कि सरकार व्यापक प्लांटेशन करती है, एक दिन में हज़ारों पेड़ लगा देते हैं, फिर उतनी देख रेख उसकी होती नहीं है। अगर लोग रोज़ पेड़ लगाएं, एक पेड़ लगाएं और देखभाल का जिम्मा भी लें, तो मुझे लगता था कि ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लोग रोज़ लगाएं, ये कहने का अधिकार मैं तब रखूँगा जब मैं पेड़ लगाऊँ। इसलिए मन में ये संकल्प पैदा हुआ कि धरती को अगर आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक बचने देना है तो मुझे ये अभियान प्रारंभ करना चाहिए। और इसलिए 19 फरवरी 2021 से मैंने रोज़ पेड़ लगाने का प्रण ले लिया। अमरकंटक में मैंने उस दिन एक नहीं, हमने कई पेड़ उस दिन लगाए थे, और तब से आज तक बिना एक दिन गैप के मैं इस अपने संकल्प को पूरा कर रहा हूँ, इसलिए कि लोग देखें और फिर खुद भी पेड़ लगाएं और मेरी बात का असर हो कि मैं रोज़ पेड़ लगा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि कम से कम इतनी व्यवस्था तो कर ले जितनी उनको जीने के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन की। और आज मुझे खुशी है कि मैं पेड़ लगा पा रहा हूँ और मेरे साथ लोग पेड़ लगा रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी पेड़ लगाने ही जा रहे हैं, तो सर आपके साथ ही चलते हैं, बाकी बातें वहीं। आइए चलते हैं। सिर्फ भोपाल में नहीं सर, आप लगभग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पेड़ लगाते हैं, तो कभी कोई ऐसी दिक्कत भी आती है क्योंकि आपके बहुत व्यस्त कार्यक्रम होते हैं, और कैसे उसके लिए आप क्या प्लानिंग रहती है? देखो, व्यस्त कार्यक्रम तो बहाना है। हाँ। अगर आप अपने आप को व्यस्त बताएं तो जिनके पास कोई काम नहीं है वो भी कहते हैं बड़ा बिजी हूँ। आप भोजन के लिए समय निकालते हैं, आप स्नान के लिए समय निकालते हैं। अब जब भोजन के लिए समय निकाला जा सकता है तो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है उसकी व्यवस्था करने के लिए समय नहीं निकाला जा सकता। और इसलिए जब संकल्प हो जाता है तो टाइम नहीं है, ये कभी कहने का अवसर ही नहीं मिलता। मुझे तो जब तक अब मैं पेड़ नहीं लगाता तो मुझे लगता मेरे हाथ अधूरे हैं। जब तक मैं पेड़ नहीं लगा लेता तब तक मुझे चैन की सांस नहीं आती। और इसलिए मैं जहाँ भी होता हूँ, अब सबको पता है कि मैं पेड़ लगाता हूँ, तो लोग हर जगह पेड़ के लिए पहले से स्थान तय करके रखते हैं कि वो तो पेड़ लगाएंगे। और मज़े की बात यह है, मेरे लिए आनंद का विषय, एक दिन में अब एक दो नहीं, एक स्थान पर लगाते हैं, बाकी जगह जाते हैं तो वहाँ भी लगवाते हैं। तो कभी कभी 10 पेड़, कभी कभी 20 पेड़ भी लग जाते हैं। अच्छा, हमारे पुराणों में कहते हैं कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, पीपल के पेड़ की खासी अहमियत है। आप विशेष रूप से क्योंकि मैंने देखा अक्सर आप फलदार और ऐसे घने पेड़ ही लगाते हैं, तो आपको विशेष रूप से कोई ऐसा पेड़ जो पसंद हो, कोई पौधा ऐसा जो पसंद हो? हमारा प्रयास ये रहता है कि स्थानीय जलवायु में जो पेड़ पनपते हैं वो सर्वाधिक उपयोगी रहते हैं। मैं पीपल का पेड़ लगाता हूँ, मैं बट का पौधा लगाता हूँ, मैं नीम लगाता हूँ। इसके साथ साथ स्थानीय जो प्रजातियाँ होती है फलदार, हम आम का भी लगाते हैं, हम जामुन का भी लगाते हैं, हम आंवले का भी लगाते हैं। लेकिन जोर ये रहता है कि जो स्थानीय प्रजातियाँ हो और जो ज़्यादा उपयोगी हो। अब हम कई बार अलग अलग तरह की जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उनको लगाते हैं, रुद्राक्ष भी लगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग वृक्ष मिलते हैं, उनको लगाते हैं। लेकिन जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ आप देखेंगे कई पीपल के हैं पेड़ हैं, कई बट के वृक्ष हैं, वृक्ष बन रहे हैं, अभी पौधे थे, और कई नीम के हैं, फलदार पौधे हैं।
एक कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो अभी तक आपके इस अभियान से कुछ और लोग जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं सर? इस अभियान से प्रेरित होके जब लोगों ने कहा हम पेड़ लगाएंगे आपके साथ, तो मुझे लगा कि व्यवहारिक रूप से सब लोग यहाँ पेड़ लगाए, ये ज़रूरी नहीं है। कोई पेड़ लगाने बाहर से यहाँ क्यों आए, जहाँ हो वहीं पेड़ लगाओ। तो हमने एक अंकुर करके एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, एक पोर्टल बनाया जिस पे हमने ये आग्रह किया और आह्वान किया कि आप अपने जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ में, बेटा बेटी के जन्मदिन पर, या अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में, माता जी की, पिताजी की, दादाजी की, दादी जी की, उसमें पेड़ लगाएं। और न केवल पेड़ लगाएं बल्कि पेड़ लगा के अपलोड करें। तो हमने एक पोर्टल बनाया, तो वो अपलोड करते हैं, जब पेड़ लगाते हैं तब अपलोड करते हैं। फिर हम कहते हैं कि 30 दिन बाद फिर अपलोड करो पेड़ है कि नहीं तो लगाया और ख़त्म हो गया। और फिर 75 दिन बाद फिर अपलोड करो। और ऐसे जो पेड़ अपलोड करते हैं उनको वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगनाएं, उनकी हम संज्ञा देते हैं। साल में एक बार उनका कार्यक्रम होता है और उनको पुरस्कार देने का काम भी करते हैं। तो ये अभियान चल पड़ा है और अब तक मुझे लेटेस्ट आंक नहीं पता, लेकिन एक आध महीने पहले तक लगभग 68 लाख लोग ऐसे पेड़ लगा चुके थे, जन्मदिन पर या वर्षगांठ में शादी की या बेटा बेटियों के जन्मदिन पर। तो वो धीरे धीरे एक अभियान के रूप में विकसित हो गया और कई लोगों ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत पेड़ लगा के करना शुरू कर दी। सर, बच्चा भी जब बड़ा होता है उसको देखते हैं, आपके बच्चे भी हैं और आप बच्चों से विशेष स्नेह भी रखते हैं, लेकिन ये छोटे पौधे जब बड़े होते हैं तो आपको कितनी आत्मीय खुशी मिलती है? अब मुझे तो कई बार लगता है मैं जाके पेड़ों को चूमूं, पत्तों को चूमूं, उनको बाहों में भर लूं। जब मैं उतर के जाता हूं तो बड़ी हसरत भरी नज़रों से उनको देखता हूं और जब उनमें कोपल आती दिखती है, नए पत्ते निकलते हैं, तो मेरा मन मयूर खिल जाता है। मुझे लगता है कि जीवन मेरा धन्य हो गया, ये हमने लगाया था, बढ़ रहा है और खिल रहा है और लोगों को ज़िंदगी दे रहा है। ये शामला हिल्स तो का इलाका एक वक्त पर बंजर ही था, आज से 15-20 साल पहले। अब मुख्यमंत्री जी के साथ बाहर निकलते हैं और यहीं पर हम उनके साथ और बातें करेंगे। यहाँ ये पीपल का पेड़ है। हाँ। ये हमारे गवर्नर साहब ने हमारे साथ लगाया था। द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी, हाँ। वो भी जब यहाँ पधारे थे तो उन्हें ये बट वृक्ष लगाया। हाँ। अगर आप इस तरह देखेंगे ये, हाँ, राष्ट्रपति जी ने लगाया था। अर्जुन मुंडा जी भी है। हाँ, गवर्नर साहब अर्जुन मुंडा जी भी है। हमने कई की स्मृति में, लता जी की स्मृति में हमने पेड़ लगाए, कई महापुरुषों की स्मृति में भी जब उनका कोई ऐसा जन्मदिन या बाकी कुछ होता है तब भी पेड़ लगाते हैं। ये सागौन का पेड़ लगा हुआ है, देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और जब ये खिलते हैं, आप देखिए बट के उस पेड़ में जो महामहिम राष्ट्रपति ने लगाया था, अब वो हल्का पत्ता जो आ रहा है लाल रंग का, उसको देख के मन ऐसा प्रसन्न हो जाता है कि ये पेड़ अब बढ़ रहे हैं और लोगों को जीवन दे रहे हैं। तो सर, एक अगला सवाल मेरा यही था कि जैसे अपना राज्य टाइगर स्टेट है, चीता स्टेट है, वल्चर स्टेट है, तो जैव विविधता को लेकर और क्या प्रयास हो रहे हैं? बड़ी प्रसन्नता का ये विषय है कि हमने जो भारत का सोच है, जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसको बना के रखने का प्रयत्न किया है। इसलिए पेड़ पौधों के साथ साथ प्राणी भी सुरक्षित रहें। टाइगर पन्ना टाइगर रिजर्व में समाप्त हो गया था, लेकिन हमने फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ घड़ियाल सेंचुरी है, वहाँ घड़ियाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बल्चर भी, अगर गिद्ध कहीं मिलेंगे तो मध्य प्रदेश में सुरक्षित मिलेंगे। अगर आप पन्ना टाइगर रिजर्व में देखेंगे तो आपको गिद्धों के स्थान मिलेंगे, उनको भी संरक्षित करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश आज टाइगर स्टेट भी है, बल्चर स्टेट भी है, घड़ियाल स्टेट भी है, तेंदुआ स्टेट भी है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब चीता स्टेट भी हो गया है। अब चीते भी, मुझे लग रहा है कि वहाँ रच बस रहे हैं और फिर से एशिया में, हमारे देश के मध्य प्रदेश में, पूनों में चीता की संख्या भी अब बढ़ेगी। तो चलिए सर, आप रोज़ की जो आपकी दिनचर्या है दैनंदिनी, उसको प्रभावित नहीं करते हैं? आपके साथ पेड़ लगाते हैं हम लोग भी, आज हम लोग पेड़ लगाते हैं। आप देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। मतलब मुझे तो बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा है क्योंकि इस इलाके को हमने देखा है, पथरीला था बिल्कुल। नमस्ते। पहले हम एक लगाते हैं फिर आपके साथ, है ना? आज एनडीटीवी भी इस पर्यावरण के अभियान में जुटा है, आपके साथ आम का पेड़ लगा। बिल्कुल सर। इसके बाद हम ये फावड़े का उपयोग, इससे
लीजिए, हाथ लगाइए। राधे राधे। जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। आओ ध्रुव, इसमें पानी देते हैं। फिर मेरे साथ पेड़ लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसा आपने जिक्र किया था कि अमरकंटक से ही आपने इसकी शुरुआत की थी। माँ नर्मदा हमारे लिए जीवनदायिनी भी हैं, तो वहाँ के लिए कोई ख़ास वजह, और ख़ास करके नर्मदा के क्षेत्र में? नहीं, माँ नर्मदा जी को ही देख के ये प्रेरणा आई थी, क्योंकि नर्मदा जी अगर कल कल छल छल करके बहती है तो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती। नर्मदा जी तो पेड़ों की जड़ों से ही निकलती है। साल के घने जंगल जो वर्षा जल को अवशोषित करके रखते हैं और बाद में आसपास नमी रहे इसलिए बूंद बूंद करके पानी छोड़ते हैं, तो वही बूंद बूंद नर्मदा जी की धार बनती है। नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश को पीने का पानी, सिंचाई का पानी, बिजली, जिंदगी सब नर्मदा जी देती है। तो नर्मदा जी के किनारे व्यापक वृक्षारोपण हमने पहले भी किया। एक बार एक साथ लगभग 6 करोड़ पेड़ हमने लगाए। रिकॉर्ड बना था। लेकिन दिक्कत ये हो जाती कि जब इतना मास स्केल पे आप प्लांटेशन कर देते हैं संरक्षण के लिए, तो प्रॉपर संरक्षण संभव नहीं होता। इसलिए मुझे लगा कि एक साथ बहुत लगाने के बजाय अगर हम ऐसे पेड़ लगाएंगे तो ज़्यादा उपयोगी होगा और लोग याद करके उनकी रक्षा भी करेंगे। तब फिर नर्मदा जी को देख के ही मेरे मन में विचार आया कि तू खुद रोज एक पेड़ लगा। तो धीरे धीरे ये केवल फैशन की तरह एक दिन पेड़ लगा देना और रिकॉर्ड बना लेना ये नहीं चलेगा। फिर लोगों की जिंदगी में एक आदत पैदा होगी, हिस्सा बन जाएगा जीवन का कि यार देखो जन्मदिन पे तो लगाओ। तो सर, खास करके नर्मदा के इलाकों में और संरक्षण के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या और उपाय किए जा रहे हैं सर? 3 चीज़ें। एक, नर्मदा के किनारे पहले घोर घने जंगल थे, हमने उनमें से कई जंगल खेत बना दिए। हमने मतलब धीरे धीरे इंसान ने पेड़ काटे। पहले होती थी चारागाह, चारे के लिए लोग ज़मीन छोड़ते थे, किसान भी, और वह पेड़ भी स्वाभाविक रूप से हो जाते थे। अब मन में ये विचार आया कि नर्मदा जी के किनारे फलदार पेड़ों की खेती अगर हो तो किसान की आय भी कम नहीं होगी और सहजी पेड़ लग जाएंगे। आम के लग गए, अमरूद के लग गए, जामुन के लग गए, तो इस तरह से स्वाभाविक वृक्षारोपण होगा। दूसरे, नर्मदा जी प्रदूषित नदी नहीं है, अभी भी सबसे स्वच्छ नदियों में है, लेकिन जो शहर बसे हैं उनका गंदा पानी, सीवेज का पानी कई नालों के माध्यम से नर्मदा जी में जाता था। हम 18 शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे लगा रहे हैं कि पानी बह के आएगा तो ट्रीट होके नर्मदा जी में जाएगा, अनट्रीटेड वाटर, गंदा पानी नहीं जाएगा। उसके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम ये प्रयास भी कर रहे हैं कि हम अलग अलग स्थानों पर ऐसे पेड़ लगाएं जो मिट्टी के कटाव को भी रोकें, क्योंकि धीरे धीरे मिट्टी कटती है, पानी में बहती है, समुद्र में चली जाती है, तो उसकी कोशिश भी कर रहे हैं। और एक अभियान हमारा है, आज मैं नहीं कह रहा कि वो सफल हो गया पूरी तरह से, लेकिन हम प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें प्रेरणा दे के ही की जा सकती है कि नर्मदा जी के दोनों किनारों पर हम प्राकृतिक खेती करें, केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र धरती को भी बंजर कर रहे हैं, धरती का स्वास्थ्य भी खराब कर रहे हैं, और नदियों में जब वो पानी जाता है तो नदियों को भी प्रदूषित करता है। हम जो अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, वो भी एक तरह से विषाक्त ही हो जाते हैं जब खाद, केमिकल, कीटनाशक, अलग अलग तरह की चीज़ें आती है। तो हमने वहाँ अभियान शुरू किया कि वहाँ प्राकृतिक खेती कम से कम करें। अभी सब लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बिना खाद के, बिना कीटनाशक के प्राकृतिक खेती करें। ये जो हमारा कार्यक्रम है बनेगा स्वच्छ इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी बड़ी तारीफ़ की थी। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि पर्यावरण के साथ जो स्वच्छता है, खास करके एक वॉश प्रोग्राम की बड़ी बात होती है जिसमें खुले में शौच से मुक्ति भी है, इन दिशाओं में और क्या प्रयास हो रहे हैं? स्वच्छता और पर्यावरण को आप कैसे देखते हैं? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वच्छता अगर है
तो पर्यावरण अपने आप सुधरेगा। अगर स्वच्छता है तो सीवेज का पानी नदियों में नहीं मिलेगा। खुले में अगर सीवेज का पानी बहता है तो कई बीमारियों को जन्म देता है। मच्छर मक्खियाँ अलग अलग तरह की बीमारियों के वाहक बनते हैं, वो दूर हो जाएगी। अगर स्वच्छता है तो सहज ही स्वच्छता को लोग पेड़ों से जोड़ते हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करेंगे। स्वच्छता अगर स्वभाव में आ गई तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यावरण के, प्लास्टिक की पन्नी हमने कुछ खाया और फेंक दी, अब वो पर्यावरण को बिगाड़ती है। लेकिन अगर हम अवेयर हैं तो हम ये हरकत नहीं कर सकते। इंदौर में एक पत्रकार मित्र दिल्ली से आए और टैक्सी में बैठे और बैठ के उन्हें कुछ खाया और पैकेट उन्हें बाहर फेंका। जैसे ही फेंका ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, उतरा और दूर तक जाके वो पैकेट उठा के लाया। तो पत्रकार मित्र ने पूछा क्या बात है, एक इस पन्नी के पैकेट के लिए आप इतनी दूर? उनका साहब देखो ये इंदौर है, मेरी गाड़ी में डस्टबिन है, बाहर मत फेंकना कभी इस पन्नी को, नहीं तो मेरा इंदौर बदनाम हो जाएगा। अब ये भाव पैदा हो जाता है जब स्वच्छता से जुड़ते हैं, तो स्वच्छता के साथ फिर पर्यावरण भी चलते हैं तो पर्यावरण भी सुधरता है। मेरे दो छोटे छोटे और सवाल थे सर कि एक जो सबसे कमज़ोर तबका है, कई बार उनको जिम्मेदार माना जाता है कि खुले में शौच कर रहे हैं, तो जो सबसे कमज़ोर तबका है उसके लिए कोई सुलभ नीति बनाने के बारे में, स्वच्छता के बारे में राज्य और क्या प्रयास कर रहा है? एक तो ये गलत बात है कि स्वच्छ सबसे गरीब तबका बाहर जाना पसंद करता है। एक सोच गाँव में कई बार ये था कि खुले में चले जाएं, लेकिन वो सोच अब बदलने की प्रयास हुए हैं और हर एक अब इस महत्व को स्वीकार करता है कि खुले में शौच जाना कई तरह की बीमारियों को निमंत्रण देना है। और इसलिए अब हर घर शौचालय का अभियान प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में चलाया, वो लगभग पूरे हो गए। अपवाद कहीं होता, परिवार बढ़ जाता है तो एक घर और बन जाता है, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन लगातार ये कोशिश हो रही है कि खुले में लोग शौच ना जाए। दूसरी बात जो आपने कही, माइंडसेट बदलने का काम, क्योंकि कई जगह शौच बने और लोगों ने उनमें बाद में सामान रख दिया, तो धीरे धीरे माइंडसेट भी बदलना पड़ता है। तो माइंडसेट बदलने का भी लगातार प्रयास जारी है और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि आदत में आ रहा है कि लोग खुले में शौच ना जाएं, शौच को इज्जत से जोड़ दें, सम्मान से जोड़ दें, और वो काम अब हो रहा है। बहनें तो बहलाएं तो कुछ जाना पसंद करती नहीं है। तो अब रास्ते में चलते सर, आपको और वक्त है तो 1-2 मिनट और चलते चलते बात हो जाएगी। सर ये जो पर्यावरण का स्वास्थ्य पे पड़ने वाला प्रभाव है, तो आप कुछ ऐसे कामों के बारे में बता सकते हैं जो राज्य सरकार की दिशा की तरफ से किए गए हों, स्थायी हों? और देखिए, स्थायी कामों की दृष्टि से अगर सोचेंगे तो शौचालयों के निर्माण के साथ साथ हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक पैमाने पर सामुदायिक शौचालय भी बना रहे हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि सामुदायिक शौचालय ज़्यादा उपयोगी होता है। पहले एक समस्या आई कि उसका रखरखाव कैसे हो, कौन करे ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अब उसकी व्यवस्था भी हमने कर ली है। सुलभ कॉम्प्लेक्स जैसे, क्योंकि बाहर अगर कोई शहर में गए तो फिर कई बार अगर सुविधाएं नहीं होती तो कई तरह की परेशानियां होती, इसलिए सुलभ कॉम्प्लेक्स उस तरह की व्यवस्था करके लोग खुले में ना जाएं। इवन अगर उनको केवल शौचालय नहीं, अगर वैसे भी और किसी काम के लिए जाना हो तो व्यवस्थाएं पर्याप्त हो, तो गांव में और शहरों में दोनों जगह सुलभ कॉम्प्लेक्स जैसी व्यवस्थाएं खड़ी करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनमें ऐसे साधन भी उपलब्ध करा रहे हैं कि जिसमें अगर दिव्यांग भाई बहन हो तो उनको भी तकलीफ ना हो। इवन भोपाल में तो हमने प्रयोग किया, ट्रांसजेंडर के लिए भी हमने इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाए। सर एक आखिरी सवाल ये था, ग्रीन सिटी रैंकिंग के बारे में भी आपने बात कही है, तो वो उसकी प्रक्रिया कैसी रहेगी, कैसे चीज़ें होंगी, उसमें मूर्त रूप कैसे लेगा वो? देखिए, जैसे स्वच्छता का सर्वे होता है और रैंकिंग होती है, हम कुछ बिंदु तय करेंगे, कुछ मापदंड बनाएंगे और उन मापदंडों पर हम शहरों को नापेंगे, उनका आकलन करेंगे और उस आकलन के आधार पर जो शहर ग्रीन रैंकिंग में जिसने सबसे बढ़िया काम किया हो, विशेषकर वृक्षारोपण के क्षेत्र में, केवल लगाना नहीं, उनको बचाना, उपयोगी वृक्ष लगाना, उनसे कार्बन गैसों का जो उत्सर्जन है वो कितना सोख पाते हैं और पर्यावरण को कैसे बेहतर रख पाते हैं, ऐसे कुछ मापदंड बन रहे हैं, तो उसी आधार पर ही रैंकिंग करेंगे।
फिर आखिर में मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि भवानी प्रसाद मिश्र यहीं के थे और उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। आपको लगेगा बीते कुछ वक्त में कि ये जंगल कम हुए हैं और इसके बारे में लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उम्मीद करते हैं कि आपके इस पहल से ये बदले और ये जो कविता का भाव है ये मूर्त रूप में साकार हो। मुझे लगता है निश्चित तौर पर बदलेगा। जनता की मानसिकता बदल देती है तो ज़माना बदल जाता है, और इसीलिए मानसिकता बदल रही है। पेड़ों के प्रति अनुराग पैदा हो रहा है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आ रही है, और मैं एनडीटीवी को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा। पर्यावरण बचाने के लिए आपका ये अभियान बहुत अभिनंदनीय है और लाखों लोगों को इसने प्रेरित किया है। मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू एनडीटीवी। थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।